अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। एक के बाद एक बुरी माशी खबर आ रही है, एक क्राइसिस पड़ा हुआ है, लेकिन पॉलिटिशियंस का देखें तो वो वही अपनी पावर गेम्स चल रही हैं। पंजाब में कौन होगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कौन लगेगा, उस पर भी बात करेंगे। फिर आज खान साहब ने कहा है कि मुझे नज़र आ रहे हैं मार्च अप्रैल तक मैक्सिमम इलेक्शंस, ये 2 माह से ज़्यादा सर्वाइव करते नज़र नहीं आ रहे। नए जनरल आर्मी चीफ पे उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो अपनी जगह बात चल रही है। कराची में बहुत से लोग यहाँ पे जो नॉलेजेबल सर्कल्स हैं वो कह रहे हैं कराची में जैसे पूरी जंग चल रही है बिटवीन जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, वो कह रहे हैं कि जी ये नूरा कुश्ती है, ये पहले ही शुरू में ही तय था कि जमात इस्लामी को मेयर को ओहदा मिलेगा और जो टाउन्स वाला कमेटीज़ हैं दूसरे उसमें टाउन्स के अंदर एक शेयरिंग ऑफ पावर होगी सब कुछ। तो ये एंड में अब नज़र ये आ रहा है कि ऐसे ही होगा, अगरचे मेजॉरिटी पार्टी जो है इस वक्त वहाँ पे पीपल्स पार्टी है और इन दोनों का इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी था पीटीआई को बाहर निकालने के लिए। गवर्नर बलीगुर रहमान ने एक स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने कहा जी इस माह के एंड तक, एक माह में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और मैं एयरपोर्ट भी उनको लेने जाऊँगा। आज जो एक बड़ी बुरी खबर आई है वो ये आई है, सुनने में शायद इतनी आपको बड़ी ना लगे लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक ने 2 प्रोजेक्ट्स में अपनी फंडिंग रोक दी, अगले फाइनेंशियल ईयर में डाल दी है। वो तकरीबन 1.1 बिलियन का उसका इम्पैक्ट है, लेकिन उसके साथ तकरीबन 450 मिलियन एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसका भी उनके साथ लिंक था। तो तकरीबन ये 1.5 बिलियन का ये आ गया है। और वर्ल्ड बैंक ने एतराज़ ये किया है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है फ्लड ड्यूटी के नाम के इम्पोर्ट्स के ऊपर, उससे और नुकसानात होंगे। नज़र ये आ रहा है कि जो इकॉनमी है बड़े ही एक रेडरलेस चीज़ जा रही है। और मुझे आपसे खबर इस मौके पर एक शेयर करूँगा कि एक जो कमेटी बनी हुई थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर उसको हेड कर रहे थे और बाकी उनके ही चीदा लोग थे, उन्होंने तकरीबन 2 माह हो गए फैसले कर लिए हुए थे गैस की कीमतें क्या होंगी, बिजली की क्या कीमतें होंगी और बाकी ये 3-4 फ्यूल के जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे। वो फैसला अभी तक नहीं हुआ, बिलियंस का नुकसान होता जा रहा है। और इनफैक्ट उस कमेटी की अपनी मीटिंग को भी 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, अपनी भी मीटिंग हुई। नोबडी नोज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सेक्रेटरी A&D, सेक्रेटरी फाइनेंस, इनसे जब कोई पूछता है वो कहते हैं हमें नहीं पता। कमेटी मेंबर से पूछें वो कहते हैं हमें नहीं पता। अगर पता है तो डार साहब को पता है और वो हमें कोई नताए सामने नज़र नहीं आ रहे। ये तो है सिचुएशन। काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। कल ब्लड बाथ हो गया स्टॉक मार्केट में, 200 अरब से ज़्यादा वाइप आउट हो गए मार्केट में से। 3 दिन से गिर रहा है। एक दिन में तकरीबन 1380 पॉइंट अगर देखें, 3 दिन में देखें तो 2400 पॉइंट के करीब गिर गई हुई है। आई मीन इट्स अ ब्लड बाथ। आज गवर्नर स्टेट बैंक के सामने जो सारे बिजनेसेस ने खुल के बात की कि हम कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री बाहर लगाएंगे, 3.5-4 बिलियन डॉलर से नीचे आपके रिजर्व्स आ गए हैं, 3 हफ्ते का उसमें खर्चा रह गया आपके इंपोर्ट बिल का। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन पावर गेम्स वैसे ही चल रही हैं। अगर पाकिस्तान में आग लगी है तो प्रिंसिपल से जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर तकीर शाह, वो आराम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के बैठ के उस पर भी बात करेंगे। मेरिट के ऊपर जो लोग आने चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर्स, वहाँ पे भी अजीब कंट्रोवर्शियल नाम आ रहे हैं। नोबडी गिव्स अ डैम कि हो क्या रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं और इन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमें वसीम बदामी साहब ने ज्वाइन किया कराची से सीनियर जर्नलिस्ट, और हमें मज़हर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है। सवाल तो 4-5 हैं जो मैं अपने तमाम दोस्तों के आगे रखूँगा। एक तो ये है कि क्या पाकिस्तान एक परफेक्ट माशी और पॉलिटिकल स्टॉर्म की तरफ जा रहा है, और अगर ये जा रहा है तो क्या आला अदलिया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इससे अलग रख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बिकॉज ये ऊपर से इमरान खान साहब को भी, चलें आपसे शुरू करते हैं स्टूडियो में। ये जो बात कर रहे हैं मार्च अप्रैल में भी इलेक्शन की, खान साहब का तज्जिया है, खबर है, क्या है? मेरा ख्याल है ये गलत इतला है। उनको पहले किसी ने कहा था कि अगर आप इस तरह कर लेंगे, जैसे 2 आप असम्बलियाँ तोड़ लेंगे, उसके बाद आप वफाकी असम्बली में वापस चले जाएंगे तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी और फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब एतमाद का वोट मांगेंगे। 15 MNAs पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे पास हैं, तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी और फिर ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। हमारे पास किसके पास? इलेक्शन PTI के पास। अच्छा, उनका ख्याल था कि PTI को हमारे पास जो है ना 15 MNAs पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हम उनको लपेट देंगे, वो उस दिन वोट के दिन नहीं आएंगे, ये ख्याल था उनका। लेकिन इसमें इशू ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब की इसी तरह हो जाती जैसे वो चाह रहे हैं, फिर भी इलेक्शन अक्टूबर नवंबर से पहले मुमकिन ही नहीं है। अब सवाल ये है कि मुमकिन कैसे नहीं है।
उसकी वजह यह है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त ये फैसला हुआ था कि अगले जो जनरल इलेक्शन होंगे वो नई मरदमशुमारी नई हल्का बंदियों के साथ होंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा एतराज़ किया था सिंध ने, और वफाकी गवर्नमेंट ने सिंध को लिख कर दे दिया था कि हम इस पे अपने वादे पे पूरा उतरेंगे और अगला इलेक्शन हर सूरत जो है वो नई मरदमशुमारी के साथ मुआहदा भी किया था। मुआहदा भी किया। अब सवाल ये है कि ये मरदमशुमारी शुरू हो चुकी है, ये 30 अप्रैल से पहले ख़त्म नहीं होगी। 30 अप्रैल को ये ख़त्म होगी, इसकी रिपोर्ट होगी, 15 मई को इसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 4 महीने होते हैं। आइन ये कहता है कि 4 महीने है कि वो नई हल्का बंदियाँ करनी है उसने, वो फिर 15 अगस्त तक चले जाएगा वो नई हल्का बंदियों से, और उसके बाद जाके फिर ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर के अंदर जाके इलेक्शन होंगे। ये आइनी और कानूनी तरीका ही है। अब यहाँ पे अगर इलेक्शन कमीशन पहले इलेक्शन करवाना चाहता है तो सिंध की तरफ से एक पटिशन आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सिंध अपनी पटिशन तैयार करके बैठा हुआ है कि हमारे पास ये एक एग्रीमेंट है, वफाक ने किया हुआ था कि जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होगी नेक्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं होंगे। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि देखिए जी 2 सूबों के अंदर बहरान है, हमें फौरी तौर पे वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो फिर एक नया क्यास आएगा कि ये जो 2 सूबे हैं यहाँ पे पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, और जो 2 बाकी सूबे हैं उसमें नई मरदमशुमारी के साथ होंगे, और वफाक की जो असम्बली है उसके भी नई मरदमशुमारी के साथ होंगे, जो कानूनी तौर पर आइनी तौर पर मुमकिन नहीं है। तो अब ये बैटल जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल ये है कि वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी बेसिस पे क्या पंजाब और केपी वाले प्रोविंशियल इलेक्शंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी और पुराने हल्कों के तहत आप इलेक्शन करवा लें, और उसके बाद जब नई मरदमशुमारी आए तो बाकी 2 सूबों में और वफाक में, तो ये तो मुमकिन नहीं होगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगी सारी। तो अब इसमें एक ही ऑप्शन है कि आप इंतज़ार करें वो मरदमशुमारी का और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का और नए हल्का बंदियों का, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। और अब सवाल यह है कि जब नई मरदमशुमारी करनी है तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? एक ऑप्शन यही बचता है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं उनका दुरानिया बढ़ा दें आप। वो अगर 2 महीनों के लिए 3 महीनों के लिए बननी थी तो अब उसको फैला के आप 8, 9 या 10 महीनों तक ले जाएं, एक तरीका ये। दूसरा वो है जिस पे अब बात हो रही है बड़ी तेज़ी, तो वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है या फिर एक नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट जिसमें सारी पार्टियाँ इंक्लूडिंग PTI उसके अंदर शामिल हो, और वो 1 साल के लिए नेशनल गवर्नमेंट हो जिसमें सारी पार्टियाँ हो, और सब मिल के कुछ आइन को भी सीधा कर लें, कोई मुल्क की माशी सूरत हाल उसको भी बेहतर बना ले, और फिर जाके इलेक्शन में चले जाएं। ये भी एक दूसरा ऑप्शन है जिसके ऊपर इस वक्त गौर हो रहा है। मेरा ख्याल है ये जो कयास या कन्फ्यूजन है ये जनवरी फरवरी 2 महीनों तक रहेगा, मार्च के अंदर किसी न किसी डिसीजन पे पाकिस्तान पहुँच जाएगा। वसीम ये बताएं, ये जो बयान आया खान साहब का आज के मार्च अप्रैल में उनको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, और गवर्नमेंट के लोग हैं वो कहते हैं दुनिया इधर की इधर हो जाए, हमने इलेक्शन में नहीं जाना, अपने टाइम पे जाएंगे। वो तो कहते हैं अगर फ़ौज ने भी निकालना है तो हमें निकाल दे, ज़मीर जगाना है MQM का जगा दे, बाप का ज़मीर जगाना है जगा दे, हम फिर कहेंगे ठीक है रियासत पे सियासत को कुर्बान कर दिया। उनके पास ये बयानिया मिल जाएगा। ये मार्च अप्रैल खान साहब की उम्मीद है, बिकॉज उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा बात करते हुए कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है नई आर्मी की आदत का। तो आर्मी चीफ की खैर बात की, और ये फैक्ट है, मुझे ख़ुद ये एज अ फैक्ट मुझे पता है कि जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्होंने भी डायल डाउन कर दिया हुआ कांटेक्ट PTI के साथ। जो लोग पहले सेक्टर कमांडर को मिलते थे अब उनको डिप्टी डायरेक्टर से नीचे मिलता, ऊपर मिलता कोई नहीं है, तो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। तो मार्च अप्रैल क्या एक सियासी बयान है कि वो वाकई कन्विंस्ड हैं कि गवर्नमेंट गिर जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने तौर पर कन्विंस्ड हैं कि ये काम अप्रैल में होने लगा है। गलत कन्विंस है, लेकिन ऐसा है नहीं। सो जब वो कहते हैं तो मेरा ख्याल है वो अपनी ख्वाहिश, तज्जिए और ख़बर वो जो उनको उनकी ही पार्टी के जो टॉप की जो लीडरशिप जो है वो दे रही है, वो उस पर मबनी बयान होता है। क्योंकि आप वैसे भी अगर देखें फवाद चौधरी साहब या उनका अगर आप देखें तो बड़े कमाल कॉन्फिडेंस से वो ये कह रहे होते हैं कि ये सेंटर 2-3 हफ्ते का मेहमान है, इससे ज़्यादा चलने वाला है नहीं, 10-15 दिन की बात इससे ज़्यादा चलने वाला है नहीं। और वो ये बात अभी से नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है जब पंजाब में इमरान खान साहब ने मार्का मारा, 17 सीटें जीत ली थी 20 में से, या कितनी 16-17 जो भी, तो उसके बाद भी ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड, यानी मुझे याद है कि ऑफ द रिकॉर्ड में कहा करते थे कि अब तो बस ये है मामला, ये रह गया है कि बाजवा साहब उस आर्मी चीफ थे, क्या बाजवा साहब ने इनसे कहना है कि भाई अब तुम खुद चले जाओ घर पे। शहबाज शरीफ को बाजवा साहब ने कल कह देना है कि यार अब तुम खुद चले जाओ घर, या फिर मैं कुछ उछाड़ पछाड़ करता हूँ फिर तुम्हें घर भेजता हूँ। बाकी इलेक्शन तो है, यानी ये PTI के सीनियर तरीन लोग ये कन्विंस्ड थे और ये कहा करते थे ऑफ द रिकॉर्ड। सो अभी भी वही उसी यकीन में है, ख़ासतौर पर इस यकीन में इजाफा हो गया है KP के और पंजाब को डिसॉल्व करने के बाद।
मुझे बस ये लगता है, जो जावेद साहब ने अपना पूरा तज़िया दिया तफसीली, के आज की तारीख में भी लगता मुझे भी ये है कि इलेक्शन ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से पहले नहीं है, 14 अगस्त को शायद मुद्दत पूरी हो रही है। लेकिन मुझे ज़रूर लगता है कि आज की तारीख में जब पंजाब और केपीके का इलेक्शन सर पर आ रहा है 60 से 90 दिन में, और शायद वो बहुत आसानी से डिले ना हो पाए, एक नया क्योस हो जाएगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहरहाल आज की तारीख में जनरल इलेक्शंस अगस्त अक्टूबर से पहले होने का इम्कान पहले से कुछ ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जाहिर है, एज जावेद साहब ऑल्सो सेड, ये अगले कुछ दिनों में इसकी कोई हतमी तस्वीर सामने आएगी। मज़र आपको अक्टूबर में भी इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, अगर आप देखें माशी इमरजेंसी अगर कोई होती है, ये मरदमशुमारी, ये तमाम चीज़ें, फिर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इंस्टीट्यूशन का और इमरान खान साहब का, वो जो बात कहते हैं लाल लकीर वाली, वो हवाई बात नहीं है, ये बात सच है। और ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट बन गया हुआ है। जो पावर सर्कल्स हैं इस्लामाबाद पिंडी में, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल मिस्ट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि चाहे निज़ाम उखड़ जाए, कुछ हो जाए, ये होने नहीं दिया जाएगा। आपको क्या नज़र आ रहा है? मालिक, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल एक टाइटैनिक की तरह है। और अगर आपने वो मूवी देखी, आई एम श्योर देखी होगी, टाइटैनिक, तो उसमें आप देख लें कि उस जहाज़ के ऊपर जितने कैरेक्टर्स हैं, उस जहाज़ के ऊपर पार्टी भी हो रही होती है, हर चीज़ हो रही होती है, और जहाज़ डूब जाता है। और आखिर में बस कप्तान के हाथ में कप्तान घुमा रहा होता है, और सूरत हाल जो है वो हम सबके सामने है। जो भी प्रेडिक्शंस हैं, मरदमशुमारी होगी, डीलिमिटेशन होगी, इलेक्शंस कब होंगे, हम बचेंगे तो ये सब होगा ना। सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है कि जहां अभी आपने एक बहुत ही जो पिक्चर पेश की है, स्टॉक एक्सचेंज की पिक्चर पेश की है, आज बिजनेसमैन फट पड़े हैं, ऐसी सूरत हाल में कि आप कैसे ये सारी चीज़ें जो होंगी अपने नॉर्मल उसमें होंगी। तो कोई भी एक एब नॉर्मल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, और एब नॉर्मल सिचुएशन में एब नॉर्मल फैसले होते हैं। और मुझे बिल्कुल भी कोई चीज़ नॉर्मल नज़र नहीं आ रही, मुझे नहीं नज़र आ रहा। देखिए, माजी में भी हुआ है कि जी मरदमशुमारी के वक्त जो है मरदमशुमारी नहीं होती, डीलिमिटेशन के वक्त डीलिमिटेशन नहीं होती, और फिर अल्टीमेटली इलेक्शन जो है वो पुरानी मरदमशुमारी पे कर दिया जाता है। इस वक्त भी सूरत हाल यही बनेगी, वरना तो ये भी कहा जा रहा था कि ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन डीलिमिटेशन के बगैर कैसे होंगे, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन मरदमशुमारी के बगैर क्या होंगे। अब ये जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, ये पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पे हुए हैं ना, तो जनरल इलेक्शन भी पुरानी मरदमशुमारी पर हो जाएंगे। वो इतना बड़ा मेरे नुक्ता नज़र से, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें कहाँ फॉलो करते हैं। CCI की मीटिंग होती है हर 3 महीने बाद, नहीं होती उसमें। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें, असल चीज़ ये है, असल चीज़ वो है जिसको आपने इंट्रो में कहा, ये सारी चीज़ रहेगी तो ये सब चीज़ें होंगी ना। अगर आप इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएंगे, अगर आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो फिर आप खड़े कहाँ होंगे? क्या इलेक्शन, क्या चीज़ें, ये चीज़ें इस तरह नहीं चल सकती। ये बताएं आपको, ये न आपके ख्याल में जो मज़र जो हालात चल रहे हैं, क्या टॉप अदालत हमेशा वो इन्वॉल्व हो जाती है पॉलिटिकल चीज़ों में, क्या हमारी आला अदलिया और फौजी क़यादत अपने आप को चाहते हुए भी अलग रख पाएंगे कि दे विल बी ड्रैग्ड इनटू दिस थिंग, और कब तक? मेरा नहीं ख्याल कि वो अलग रख पाएंगे। और मेरे ख्याल में कि कुछ इत्तलात हैं कि वो संजीदगी से इन चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब कैसे ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगी। नहीं संभाल पा रहे सागदार, सीधी सी बात है, नहीं संभाल पा रहे शहबाज शरीफ। उनके अपने मुस्लिम लीग नून के अंदर एक सियासी बहरान पैदा हो गया है, बाकी तो छोड़ें। मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें जो है वो ये ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ उठने लगी हैं। ये चीज़ें जिस तरह आप देखें कि जिस तरह सलमान शहबाज ने, जिस तरह जो है वो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान उठा के देख लें, अब शाहिद खाकान अब्बासी की पुरस्रार खामोशी देख लें, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही। और ये बिल्कुल इमरान खान ने क्योस पैदा कर दिया है, वो क्योस रखेंगे इसलिए कि उनको आपने हटाया था, तो वो तो आपको सेटल होने ही नहीं देंगे किसी वक्त भी। वो सिंध के MPs भी रिज़ाइन कर सकते हैं, फिर चले जाएं आप पंजाब और उसमें रहेंगे, मरकज़ में और सिचुएशंस बनेगी। तो एक ऐसी सिचुएशन में
जहां पाकिस्तान बिल्कुल टाइटैनिक की तरह जो है वो फंसता जा रहा है, उसको जाहिर है जो फंस रहे हैं अगर टाइटैनिक की तरह, तो उसमें तो सारे ही लोग हैं ना, तो कोई तो कोशिश करेगा कि इस टाइटैनिक से कैसे बचा जाए, कैसे जहाज को जो है वो निकाला जाए इसमें। तो मेरे ख्याल में चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, ये मुझे बताएं, एक और बड़ी ख़तरनाक बात हम सुन रहे हैं, वो ये सुन रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ व्यूज़ हैं, बाकी जगह भी हर जगह स्प्लिट हो गई भी है, तो ये फिर रिजॉल्व कैसे होगा? देखिए, डिवीज़न तो पाकिस्तान के अंदर खौफनाक है और ये बढ़ती चली जा रही है, और एक वक्त आता है कि जब मामलात ख़राब हो जाते हैं तो आप एक दूसरे को ज़िम्मेदार करार देना शुरू कर देते हैं, और वो ख़तरनाक होता है क्योंकि उसके बाद लड़ाई होती है हमेशा। जब आप और मैं बैठे हुए हैं, मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये जो कन्वर्सेशन एंड अप कहाँ होगी? लड़ाई पे होगी। तो हम क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम थोप रहे हैं, सोसाइटी उस लेवल पे पहुंच गई है, अब उसके बाद तो एक लड़ाई, ये खाना जंगी है। इसको अगर हमने रोकना है तो फिर एक खौफनाक किस्म का एक्शन करना पड़ेगा, इसके बगैर मुमकिन नहीं। देखिए, ये जो मौजूदा क्यास है, जो मौजूदा कन्फ्यूजन है, इसके दो ही जिम्मेदार हैं पहले अगर हम देखें, और अब वो जिम्मेदार इस चीज़ को मान भी रहे हैं, या तो पहले नहीं मानते थे, अब वो मान रहे हैं। अब इसको अनडू जो है वो भी सिर्फ ये दो ही कर सकते हैं, ये सियासतदान मिल के कुछ भी कर लें, ये उसको अनडू नहीं कर सकते। आइन में तो गुंजाइश नहीं है सर, आइन में तो अब किसी चीज़ की भी गुंजाइश नहीं ना। आइन में तो अगर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर दे तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर दे तो आइन कहाँ पे कहता है कि डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो तो उसमें भी नहीं है। उसके अंदर तो ये भी नहीं है कि दो सूबे टूट जाएं तो उनका इलेक्शन कैसे करवाया जाए, उन सूबों की असम्बलियों का। आइन के अंदर तो ये भी नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन अगर कराची और हैदराबाद के अंदर हों और उसका जो मैंडेट है बाकी सिंध का और बाकी जो सूबे हैं उनके साथ, उसको कैसे मैच करेंगे। आइन के अंदर तो ये भी नहीं है कि इमरान खान साहब अगर आ जाएं और वो ये कहें कि मैं किसी चीज़ को नहीं मानता, तो फिर आइन के अंदर तो ये भी नहीं है कि 35 एमएनए के सीटें कबूल कर और 70 के रहने दें। आइन में तो ये चीज़ भी नहीं, हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। तो अब इसका नतीजा यही है, एक तरीका यही है कि मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बैठना पड़ेगा, बैठ के इनको बिठाना पड़ेगा सियासतदानों को, और अगर ये नहीं बैठते तो फिर फेंटा लगाना पड़ेगा इनको। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान का। बड़ी मुश्किल 70 साल फेंटे ने काम नहीं किया। देखिए, अब देखें ना, मसला आपने स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया ना सर, आपको पता है कि एक जब उसका गिरता है एक पॉइंट तो कितना नुकसान, 25 करोड़ रुपए का एक पॉइंट होता है सर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का, और 1300 पॉइंट अगर नीचे क्रैश गिर गई है तो उसका खुद आप अंदाजा लगाए, और अगर खुदा ना खास्ता एक और जंप आ जाता है तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा। ब्रेक में बात करते हैं। ये नाज़रीन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मार्केट वाइप आउट हुई है इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग पैसा निकाल रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स निकाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बाहर के भी, यहाँ के फंड्स भी, लेकिन बाहर से भी। तो ये जो एतबार ख़त्म होता जा रहा है, ये बड़ी सख्त तबाही है और माशी दिन आने वाले, खैर इस पर फिर बात करेंगे। अभी लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। 2-3 मेरे सवाल हैं, मैं चाह रहा हूँ सारे मेरे दोस्त छोटे छोटे जवाब दें मैं, ताकि कवर कर लूँ। आज इलेक्शन कमीशन ने भी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि जी अगर अगली पेशी पे ना आए ना खान साहब, असद उमर और फवाद चौधरी, हम एक्स पार्टी फैसला भी सुना सकते हैं। 24 तारीख को है। क्या इलेक्शन कमीशन लगता है कि ठोक देगा सजा? अब देखिए, अगर कानून की हुक्मरानी है तो करना चाहिए उनको। वह जब बार बार जब नोटिस दिया जा रहा है इमरान खान साहब को, वो नहीं चाह रहे उसमें। अब वो खुद कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, गरीब आदमी के लिए, बड़े आदमी के लिए एक कानून होना चाहिए, तो खुद वो इतने बड़े हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को तो नहीं मानते ना। वो कहते हैं बी टीम में गवर्नमेंट मानते किसको हैं? सवाल ये है कि वो मानते किसको हैं? क्या वो प्रेसिडेंट से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है? क्या वो वज़ीर-ए-आज़म से मुतमईन है? क्या वो आर्मी से मुतमईन है? क्या वो अदलिया से मुतमईन है? क्या वो इलेक्शन कमीशन से मुतमईन है? किसी एक से तो मुतमईन होना चाहिए ना उनको। मज़र एक बात बताएं, एक एनालिसिस यहाँ पे है, जो बातें भी होती हैं कि जी खान साहब का डिसक्वालीफाई होना ठहर गया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू हो, टेरियन केस में हो, किसी और केस में हो। और एक यहाँ पे जो कहते हैं पॉलिटिकल विजडम, वो ये चल रहा है सरकार में भी और नॉन सरकार में भी, नॉन पॉलिटिकल सरकार में भी, कि अगर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो वो स्ट्रीट पे वो रिएक्शन नहीं आएगा जो पहले लोगों का ख्याल था या खौफ था ख़ास तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि तब उसके बाद बैठ के खान साहब से अगर कोई बात भी हो सकती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद हो सकती है। क्या ये एनालिसिस ठीक है, ये असेसमेंट?
देखिए, मेरे ख्याल में असल चीज़ ये, इसका जवाब एक है कि क्या पाकिस्तान में जो है सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या मज़ीद क्योस मचेगा, और क्या पाकिस्तान मज़ीद क्योस अफोर्ड कर सकता है। क्योस मुख्तलिफ तरीके से होते हैं। नवाज शरीफ, देखिए नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए और उसके बाद लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। मैं अपना क्वेश्चन रीफ्रेज कर देता हूं। क्या एक डिस्क्वालीफाइड इमरान खान ज्यादा बात सुनने पे तैयार होंगे या एक इमरान खान जो डिस्क्वालीफाइड नहीं है? इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे तो इमरान खान बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे। अगर हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, चाहे उसके अंदर एरोगेंस भी हो, चाहे उनके अंदर रिजिडिटी बहुत है उनके अंदर, लेकिन इमरान खान को अगर आप डिस्क्वालीफाई करेंगे और आप ये समझेंगे कि इमरान खान आके आपके सामने सरेंडर कर देगा या अपनी शिकस्त कबूल कर लेगा, नोइंग इमरान खान, हो सकता है बहुत अरसा हो गया मेरा नहीं ख्याल कि डिस्क्वालीफाई इमरान जो है उसके वो नेगोशिएट करे। बदामी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या आपके ख्याल में इमरान खान ज़्यादा एमनेबल होंगे कॉन्वर्सेशन के लिए या सेटअप के लिए या किसी चीज़ों के लिए बिफोर डिस्क्वालिफिकेशन या आफ्टर? ये बड़ी बहस चल रही है पावर सर्कल्स में इस्लामाबाद पिंडी में। ये मैं आपको अंदाज़ा नहीं कह रहा, एज अ खबर कह रहा हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स बड़े डिबेट हो रहे हैं इस बात के, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल ये चल रहा है। एक तो जाहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई पाकिस्तान में ये रिवायत कायम हो जानी चाहिए कि लोग अहल या ना अहल अपने केसेस के मेरिट की बुनियाद पर हो, ना कि अपने ताल्लुकात उस वक्त कैसे चल रहे हैं उस बुनियाद पर हो। एंड नवाज शरीफ केस वाज नो एक्सेप्शन। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब ने जितने पैनामा में जितने गैर तसल्ली बख्श जवाब दिए, उससे 1000 गुना भी ज़्यादा गैर तसल्ली बख्श जवाब देते, लेकिन उनके मामला बाकी जगह ठीक चल रहे होते हैं, तो फिर वो उनके सारे मामला ठीक चल रहे होते हैं, वो नायल नहीं होते। और इमरान खान साहब के साथ भी यही होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, द आंसर टू योर क्वेश्चन इन माय ओपिनियन इज कि बिल्कुल अगर इमरान खान साहब नायल होते हैं तो उनका इनिशियल रिएक्शन तो वो होगा जो मदर साहब ने कहा कि जैसे अब आग लगा दो, अब ख़त्म, अब कोई बात नहीं, अब ये वो। लेकिन अल्टीमेटली वो उनसे बात करना ज़्यादा आसान हो जाएगा अल्टीमेटली, बिकॉज फिर दूसरी साइड को ऑफर करने के लिए, बार्गेन करने के लिए एक और चीज़ पड़ी हुई होगी जेब में कि अच्छा ठीक है, अगर ये हो जाए तो फिर, विच इज़ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि भाई इस तरह डील टेबल पे डील होती है, लेकिन ये होता है, तो फिर दूसरी साइड के पास भी एक चीज़ होगी ऑफर करने को कि ठीक है, अगर आप ये सरेंडर करते हैं तो आपकी नायली रिवर्स होती है। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इन माय ओपिनियन इज कि उस एतबार से इमरान खान साहब से बात करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, इमरान खान साहब को बिठाने के लिए, बल्कि सारे सियासतदानों को एक टेबल पर बिठाने के लिए सिर्फ एक ही कार्ड है जो सबसे ज़बरदस्त है, वो ये है कि जब भी इमरजेंसी लगाएंगे मुल्क में, मार्शल लगाएंगे या फिर सीरियस इस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है। आई मीन देयर इज नो सच थिंग एज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द लॉ के अंदर या कानून के अंदर। इमरजेंसी का ताल्लुक है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के साथ, लेकिन उस पर सीरियस बात हो रही है कि जी इसके बगैर अब शायद चारा हो ना। मालिक, आपको याद है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे तो उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान कितने इख्तलाफात थे, लेकिन जब वो आए और उन्होंने टेक ओवर किया तो उसके बाद दोनों इकट्ठे बैठ गए, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। सेम इसी तरह जब ये शब्बर ज़ैदी साहब का इंसिडेंट हुआ था, वो उनकी मुलाकातें हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ही एक रास्ता है, तो उसके बाद देखिए इमरान खान साहब की तरफ से भी मैसेज आया था कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था कि नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब और सारे बाकी PDM के लोगों को इकट्ठा बिठाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप एमरजेंसी लगा दें। ये सब इकट्ठे हो के एक ही कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब सब मिल के कहेंगे कि जमहूरियत बहाल करें। लेकिन किसी की इमरजेंसी लगाना इतना आसान नहीं ना, सदर साहब भी चाहिए बीच में, सदर साहब ने नहीं मानना, दैट इज ऑल्सो नॉट सिंपल। आपको किसने कहा सदर साहब ने नहीं मानना? मान जाएंगे। वैसे आपका क्या, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या उनका मुल्क नहीं है ये? वो तो खुद कह रहे हैं कि सबको इकट्ठा बैठना चाहिए और दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। आप पिछले बयान देखें ना उनके, वो तो बयान खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कि उन्हें मुल्क की ज़्यादा कंसर्न है इस वक्त, वो मुल्क के बारे में ज़्यादा सीरियस है, वो समझते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और हमें इनका कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए। मेरा ख्याल ये सदर साहब इस पर न्यूट्रल है
और वो चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं कि सारे सियासतदान बैठ के मामलात को सॉल्व करें, और वो कोशिश भी कर रहे हैं इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कि इस सारी अगर सूरत हाल से हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है तो ठीक है, लेकिन इसमें फ़ायदा हमें नहीं हो रहा, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और साथ साथ हमें भी नुकसान हो रहा है। लिहाजा वो चाहते हैं कि सब साथ। मज़र ये जो एक तासुर दिया जा रहा है तमाम पॉलिटिशियंस की तरफ से कि जैसे लाइफ ठीक है, प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन लाइफ इज़ गोइंग एज नॉर्मल। इस्लामाबाद में देखें, ऑप्टिक्स भी चेंज नहीं हुए, जिसके आगे पीछे 2-2 मोबाइल्स लगी थी वो अभी भी 2-2 मोबाइल्स ही हैं। जिस तरह वो खर्चे हैं उसी तरह शाहाना तरीके हैं, कोई ऑप्टिक्स भी चेंज नहीं हुए। लेकिन साथ ही साथ एट द सेम टाइम ये जो जितनी बिहाइंड द सीन्स इस पर खौफनाक किस्म की एक्टिविटी चल रही है, और वो उसका सारी जितनी एक्टिविटी चल रही है वो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के सर्कल में काम नहीं हो रहा, वो आउट ऑफ द डेमोक्रेटिक सर्कल काम हो रहा है। मुझे ये बताएं, ये डिनाइल में है या प्योरली इग्नोरेंस है, क्या है? मालिक, यही तो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है कि हमारे जो रूलिंग एलीट है वो ये तासुर दे रही है कि हर चीज़ नॉर्मल है। हमारी वो एलीट जो पाकिस्तान की इकनॉमिक्स उसको ड्राइव करती है, वो ये कह रही है कि हम डिफ़ॉल्ट में बस कुछ ही वक्त रह गया है। तो अब मैं जो सामने लोग जो बहुत नॉर्मल सिचुएशन को पेश कर रहे हैं उनकी बात समझूं, उनकी बात मानूं, या वो जो वाकई ड्राइविंग फोर्स होते हैं मैं उनकी बात पर कंसर्न शो करूं। तो मेरे नुक्ते नज़र से तो जो है वो बांसुरी बजाता रहे नीरू। और ये जो सूरत हाल है, मुझे तो बहुत मतलब इट्स वेरी स्केरी सिचुएशन कि जहां एक तरफ इकोनॉमिक तो इस वक्त बांसुरी सिर्फ गवर्नमेंट बजा रही है, इस वक्त बांसुरी सिर्फ गवर्नमेंट बजा रही है कि ऑपोजिशन भी बांसुरी बजा रही है? नहीं, ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन, मसला ये है कि ऑपोजिशन जो गलती, सबसे बुनियादी गलती कर रही है, उसको ये अंदाजा नहीं है कि जब ये कोलैप्स होगा तो वो कहां खड़े होंगे। उनको फर्ज करें बिल्कुल कोलैप्स के बाद आप उनको गवर्नमेंट मिल जाती है तो वो क्या करेंगे? तो असल जो, और इसके असल विक्टिम कौन है? असल विक्टिम वो लोग हैं जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, जो आज 25 रुपए की नान खा रहे हैं, वो कल 50 रुपए की नान खाएंगे और नहीं खा पाएंगे। हम उस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं कि जो एक आम आदमी एक रोटी भी खरीदने के काबिल नहीं होगा। मुझे यहाँ पे बार एक ब्रेक लेने का चाह रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक तूफान आने वाला है। जो आपके इंपोर्ट्स, जो नाज़रीन बड़ी कंपनीज थी जिनके पास कुछ स्टॉक्स थे, वो अपने स्टॉक्स एग्जॉस्ट तकरीबन कर चुके हैं। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करता हूँ, कहते हैं कि सिवाय बड़े ग्रुप्स के दूसरे तो हर सेक्टर में कारखाने बंद हो रहे हैं। आज एक अच्छी बात की गवर्नर स्टेट बैंक ने, जब उन्होंने कहा कि अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो आप अपनी चीज़ें मंगवा सकते हैं, सब कुछ, वो एक टेम्प्रेरी सी रिलीफ होगी। बट हैविंग सेड दैट, बड़े ही सख्त किस्म के हालात आ रहे हैं। और हम किस में फंसे हुए हैं कि मरीम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दें, वो आगे पार्टी की अगली शायद चीफ मिनिस्टर या वोटेवर बनेंगी। ये कौन बनेगा, करोड़पति वाला ड्रामा चल रहा है पंजाब के अंदर, इसमें आके मैं बात करूंगा। वहाँ पे न्यूट्रल और काबिल चीफ मिनिस्टर होना क्यों ज़रूरी है, केयर टेकर, बिकॉज उसका इम्पैक्ट पूरी पंजाब की पॉलिटिक्स पे होगा। उस पर ही बात करेंगे इस ब्रेक के आने के बाद। लेकिन आर पॉलिटिशियंस, दे आर ओनली वरीड अबाउट पावर गेम्स, कौन पावर में रहता है, कौन आता है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू द शो। अभी हम बात तो नेशनल लेवल की कर रहे थे, लेकिन मुझे ज़रा सब्जेक्ट क्लोज टू माई हार्ट है पंजाब। इसकी बात करनी बड़ी ज़रूरी, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस हैं। और अब जब आपने लिस्ट देखी जो कैंडिडेट्स है दोनों तरफ से, तो मुझे कहना पड़ता है, मानना पड़ता है कि जो कैंडिडेट्स पीटीआई ने नॉमिनेट किए वो डेफिनेटली बड़ी बेहतर क्वालिटी के और सीरियस किस्म के कैंडिडेट्स थे। उसमें अहमद नवाज सुखेरा जो सिटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, 31 को वो रिटायर हो जाएंगे। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ सेक्रेटरीज फेडरल गवर्नमेंट के, शायद तकरीबन 9.25 साल से वो हैं। 4-5 प्राइम मिनिस्टर्स को उन्होंने सर्व किया हुआ है। इमरान खान के नीचे भी कैबिनेट सेक्रेटरी थे। अब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी
कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। असल चीज़ है कोई इनका हमने स्कैंडल आज तक नहीं सुना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। इनको हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड में पढ़ाते भी रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। इससे पढ़ा लिखा आदमी आपको क्या चाहिए। नासिर खोसा साहब अगेन नॉट अ कंट्रोवर्शियल पर्सन, सारे उनकी इज्जत करते हैं। PMLN का समझ आता है क्योंकि उनके जो भाई हैं वो बिल्कुल उनको काबिल कबूल नहीं है PMLN को, तो उनका तो नाम रिजेक्ट होना समझ आता है। लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन जिसको आप कहते हैं। जब हम दूसरी तरफ जाते हैं PMLN की तरफ से, तो एक तो हमारे मीडिया के ही हैं मोहसिन नकवी साहब। वो उनका पहले ताल्लुक कहा जाता था, बहुत उनके ज़िम्मे लगता था कि वो जरदारी साहब के बहुत करीब हैं। अब वो इधर से उनके बारे में कहा जाता है चौधरीयों के रिश्तेदार भी हैं। आज चीमा साहब जो हैं वो इसलिए कंट्रोवर्शियल है कि वो को अक्यूज़ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। अभी भी उनके जो मुकदमात हैं वैसे खुले में हैं। तो वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दिस जेंटलमैन, बुरे लोग इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन क्यों 22 करोड़ की आबादी में हमें कंट्रोवर्शियल नॉन कंट्रोवर्शियल लोग अगर हैं तो क्यों नहीं हम उन पे जाते। ये पहले ही तय हो गया हुआ है कि जी अब वो जो 2 नाम है इलेक्शन कमीशन है तो उनमें से एक लेना है। अभी पार्लियामेंरी कमेटी के पास गया ना जी, अब तो आपको पता है वहां कोई फैसला नहीं होगा, आज कमेटी फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने PTA वाला तो कोई मानना नहीं है बंदा। नहीं, जरूरी नहीं इलेक्शन कमीशन इन्हीं से ले, वो अपना बंदा भी नॉमिनेट कर सकता है। वो फाइनल अथॉरिटी है। अब अगर इस पे कंट्रोवर्सी आएगी, इन पैनल्स में से एक बंदा उठाएगा। मैं देख रहा था नॉन कंट्रोवर्शियल 2 बंदे नजर आ रहे हैं। नासिर खोसा साहब, नासिर खोसा उन्होंने खुद इनकार कर दिया। एक रह गया अहमद नवाज सुखेरा। लेकिन सुखेरा साहब तो सरकारी मुलाजिम है ना, वो 2 दिन पहले रिजाइन कर देंगे के बाद 2 साल तक वो नहीं आ सकते वापस। नहीं, ये कोई एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, तो टेम्पररी रोल है। दिस इज नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। ये तो 3 माह के लिए आपने चीफ मिनिस्ट्री करनी है। तो हो सकता है अगर देखिए, या तो फिर 30 जनवरी तक अगर आपका थीसिस मान लिया जाए तो 30 जनवरी तक तो फिर ओहदा खाली रहेगा ना जी। नहीं होता नहीं रहेगा, वो अर्ली रिटायरमेंट हो सकती है। दूसरी तरफ मजहर साहब हो क्या रहा है, जो सेक्रेटरी थे डॉक्टर तौकीर साहब, ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बड़ी खामोशी से इनको एक नई जॉब क्रिएट की जाती है जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। वैसे हमेशा ही हम सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कहते थे, टेक्निकली सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, ये गेजेटेड जॉब है, ये करियर ऑफिसर्स की जॉब है। उस पर एक लेटर निकाला जाता है और कहा जाता है कि जिनको 1 साल के लिए उन्हीं प्रिविलेजेस एंड पर्क्स के ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को का ओहदा दे दिया गया है। कोई उसका नहीं पता किस लॉ के तहत नहीं, और बस जैसे आर्बिट्रली प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने से फैसला करके कर दिया है। मेरे से बहुत कुछ सर्विंग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बात की, उन्होंने कहा जी आप हमें बता दें, अगर हम 35 साल झक मारते रहे हैं सर्विस के अंदर तो फिर एडहॉक, कल को सिंध के साथ जब झगड़ा हुआ था चीफ सेक्रेटरी का और पंजाब के साथ, फिर वो भी एडहॉक अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले आएंगे। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है, ये किस तरह कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो गई है। और फिर कल को मज़र फिर जो IG का झगड़ा था, फिर सिंध गवर्नमेंट भी कल को कहेगी हमने कॉन्ट्रैक्ट पे IG रख लिया है, फिर सिंध गवर्नमेंट भी कहेगी, पंजाब गवर्नमेंट भी कहेगी हमने अपनी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट पे चीफ सेक्रेटरी रख लिया है। ये तो पूरी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम नहीं तबाह कर देंगे। बस मालिक हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये जो आप तसव्वुर करें कि हमें मुश्किल से अगर हम डिबेट करें, डिस्कस करें, तो मुश्किल से आपको पूरे पाकिस्तान में शायद 1% लोग मिलें जिनके बारे में ये कहा जाए कि ये बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, ये बिल्कुल आइडियल चॉइस हैं फॉर केयर टेकर चीफ प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। क्योंकि इतनी ब्यूरोक्रेसी को इतना ज़्यादा हमने पोलराइज कर दिया है, पॉलिटिकली पोलराइज कर दिया है कि जहाँ कोई जज का नाम आता है, कहाँ कोई ब्यूरोक्रेट का नाम आता है, तो पहली प्रायोरिटी ये नहीं होती कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठकर डिस्कस करें और किसी पर एग्री करें। पहले ये होती है कि उसके बारे में सबसे पहले उसका करियर नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि मेरे साथ कैसा रहेगा, ये मेरे साथ ये कैसा चलेगा, ये प्रायोरिटी सामने रखी। तो तौकीर शाह साहब के बारे में कहते हैं ना कि उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है कि क्लोजनेस विद, वो पहले चीफ मिनिस्टर को सर्व कर रहे थे जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ थे। फिर वो मॉडल टाउन वाला वाकया हुआ, उनको जनीवा भेज दिया गया। फिर वो या
फॉरेन डोनर्स के साथ काम करते रहे या वापस आए हैं। तो वैसे तौकीर शाह के मामले में एक चीज ये है कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट किया। वैसे नासिर खोसा साहब ज्यादा शरीफ बरादरान के करीब थे। वो देखिए पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ, फिर मियां नवाज शरीफ साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, और जब उन्हें इसी तरह एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने मदद कर ली थी, ये बात है। लेकिन जहां तक तौकीर शाह साहब का ताल्लुक है, एक तो चीज ये है कि एज ए ब्यूरोक्रेट बड़ा शानदार आदमी, इसमें कोई शक नहीं, अभी तक उनके खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं आया। अब देखिए ना, एक आदमी, जहां तक मेरा ख्याल है कि वो बंदा अपराइट है, इसमें कोई शक नहीं, पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनकी रोहित चंगे ने, बाकी सारे बुरे ने। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि आप ये समझते हैं कि इस टाइप का वाकया नहीं होना चाहिए था, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर एक्सटेंशन पर पाबंदी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के पास सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए कि वो किसी को एक्सटेंड कर सके। एक्सटेंशन नहीं ली उन्होंने, एक कॉन्ट्रैक्ट पे एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई है। पोस्ट क्रिएट करने का भी एक तरीका है, बिकॉज अब जो इनके प्रिविलेजेस पर्क्स हैं, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे, एक्सचेकर से जा रहे हैं, टैक्स पेयर का। प्राइम मिनिस्टर को रोकना चाहिए ना, उनके पास ये पूछना चाहिए भैया, ये आपकी जब इख्तियार है तो फिर एक्सरसाइज होगा, ये आप नहीं है तो फिर एक्सरसाइज नहीं होगा। ये सरकार, पाकिस्तान की सरकार है, एक आपने टॉप मोस्ट पोस्ट जिसपे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट जाते हैं, एक तो आपने ब्यूरोक्रेट्स को ब्रेकें लगाई, दूसरा आपने किस लॉ के तहत इनकी एक्सटेंशन हुई है, किस लॉ के तहत अपॉइंटमेंट हुई है। आपका ख्याल ये कि गैर कानूनी है, ये क्वेश्चनेबल है, गैर कानूनी को पता नहीं, लेकिन क्वेश्चनेबल सीरियस है, प्राइम मिनिस्टर के पास तो वो यूज करेगा, गवर्नमेंट को बताना चाहिए, हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। और दूसरा एक चीज, ये जब पंजाब की मैं नॉमिनेशंस पढ़ रहा था, मैं नाज़रीन तमाम लोगों के बायोडेटा पढ़ रहा था, तो एक चीज में यकीन आ गया, इस मुल्क में अगर आपने तरक्की करनी है, आप लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स से ना पढ़ें, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ना पढ़ें, आप वहाँ पढ़ाएं भी ना, आप आके एक 30-35 साल ब्यूरोक्रेटिक सॉफ्ट करियर भी ना दिखाएं, बिकॉज होगा क्या, आप बड़ी खामोशी से आपको एक तमगा दिया जाएगा, आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ना आपको 1 साल के लिए कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो पीएम बनाएगा, ना 3 माह के लिए आपको बनने दिया जाएगा केटे के चीफ मिनिस्टर के, शायद कोई काम ठीक हो जाए। सो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन क्लोजिंग तो मैं यही बात करूँगा, हालात बहुत ख़राब है, हम जा रहे हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ, और अगर पॉलिटिशियंस ने ये चीज़ें सॉर्ट आउट ना की और इन्हीं पावर गेम्स में रही, तो शायद वो कहते हैं ना, एक कई बारी क्राइसिस परपेचुएटर्स को कंज्यूम कर लेता है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अभी भी टाइम है, संभल जाएं, वरना थिंग्स माइट बी गोइंग साउथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।